गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है पीयूष कुमार। फ्यूचर नीति के इस चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास में आज हम बात करेंगे अनुसूचियाँ, जो शेड्यूल है। इसमें अनुसूचियों की अगर बात की जाए तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास तौर से यूपी पुलिस कांस्टेबल और जो यूपी पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है उनके लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियाँ आती है, खास तौर से पुलिस की, इनमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी का, इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और अगर सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो जीएस में ये मान लो कि अगर आप आईपीसी, सीआरपीसी, जितने भी एक्ट अधिनियम होते हैं, पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मान लो कि जीएस का लगभग 50% पोर्शन कम से कम इसी चीज़ का होता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज अनुसूची की क्लास लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं। अनुसूची, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनुसूची की संख्या की। भारतीय में जो भारत के जो संविधान है उसमें जो मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब है हमारा यहाँ से कि जब संविधान लागू किया गया था या फिर संविधान जब अंगीकृत किया गया था, तब माने कि दोनों चीज़ें अलग है, पर दोनों में एक ही 8 ही अनुसूची आपको दिखाई देगी। क्योंकि जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूची रखी गई थी। संविधान संशोधन के द्वारा उनको हमने 12 कर लिया। यानी अब अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो उनकी संख्या 12 हो गई है। तो एक-एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अनुसूची, इसमें राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। राज्य जो आप जानते हैं सभी 28 राज्य हैं हमारे, और 8 है केंद्र शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश या हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो, जिसे हम इंग्लिश में यूटी बोलते हैं, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। 8 हमारे देश में यूनियन टेरिटरी है। तो पहली अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी जो सीमाएं हैं इन्हीं के बारे में पहली अनुसूची समाप्त हो जाती है। दूसरी अनुसूची है वेतन भत्ते या पेंशन से। ये क्या चीज़ है? वेतन भत्ते आप सभी जानते होंगे। वेतन को जानना, किसी जो सैलरी होती है, ये होती किस चीज़ की है? सबसे पहले तो ये आता है, क्योंकि सभी क्यों जितनी भी भारत के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट पद है, सरकारी पद है, चाहे वो एक कोई सा भी पद हो, उन सभी की जो सैलरी है वो सरकारी खजाने से दी जाती है। लेकिन सभी के सभी अनुसूची 2 में नहीं आते, ठीक है? तो जो जैसे कि डिप्टी चेयरमैन हो गया, ठीक है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और जो एक कैग होता है, इन जैसे पदों की जो वेतन भत्ते हैं वो अनुसूची 2 में रखे गए हैं। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये वाला सिंबल आप इसमें नीचे देख सकते हैं, इसमें लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा लिखी हुई है, क्योंकि ये कैग का लोगो है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसका जो पद है वो एक अहम पद है। जब हम आर्टिकल में जिक्र करेंगे इनके लिए तो डिफाइन मतलब पूरा कंप्लीटली हम पढ़ेंगे। तो जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं, ये होते हैं हमारे लोकसभा के और लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, ये सुप्रीम क्या नाम है, जो ये आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इनके बारे में भी जो पद है, ये इनका जो जितना भी वेतन है, वेतन किस हिसाब से बढ़ेगा, किस हिसाब से घटेगा, क्या इनके वेतन भत्ते रहेंगे, क्या इनकी पेंशन दी जाएगी, जितने भी है अनुसूची 2 में रखे गए हैं। तीसरी आ जाती है अनुसूची 3। अनुसूची 3 मतलब ओथ, यानी शपथ, जो हम शपथ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी सरकारी पद हैं वो, कि जितने भी सरकारी पद शपथ लेते हैं वो अनुसूची 3 के तहत ही लेते हैं। कुछ ऐसे पद होते हैं जो सरकारी पद ऐसे भी होते हैं जो अनुसूची 3 के तहत नहीं लेते। वे कौन कौन से पद होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संघ सरकार के सभी मंत्री। संघ सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो इसी अनुसूची के तहत अपनी शपथ लेते हैं। लोकसभा के और राज्यसभा के जितने भी सभी मंत्री हैं वे भी इसी के अनुसार शपथ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, हाई कोर्ट के सभी जज और जो राज्य, जैसे मैंने आपको बताया संघ सरकार के सभी मंत्री, ऐसे ही राज्य सरकार के जितने भी सभी मंत्री हैं, जो उनका सभी मंत्रिमंडल है, वो सभी संविधान की इसी अनुसूची के तहत अपनी शपथ लेते हैं। कैग भी इसी के अनुरूप अपनी शपथ लेता है। इसी के लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो एमएलए होते हैं, एमएलए और एमएलसी। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये विधानसभा, सॉरी यहाँ क्या नाम, जो विधान परिषद होती है, एक तो विधानसभा, और ऐसे ही जैसे विधान परिषद काम करता है, ऐसे ही सेंट्रल में कौन काम करती है, राज्यसभा। जैसे राज्य में विधानसभा होती है, ऐसे ही सेंट्रल में लोकसभा होती है। हाई कोर्ट के सभी जज मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में सीधा सीधा बोला गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होएगा, आवंटन मतलब जैसे कि जो राज्यसभा है, सॉरी ये जो लोगो लगा है ये लोकसभा का लगा है, टाइपिस्ट ने हल्की सी मिस्टेक कर दी। ये जो 543 सीट है, 543 सीट नहीं है, ये जो सीट होती है ये होती है 246, 246 सीट, 246 सीट होती है हमारे राज्यसभा में। राज्यसभा भारत का एक शक्तिशाली सदन माना जाता है, लेकिन शक्तिशाली सदन होने का अर्थ ये नहीं है कि इसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। शक्तिशाली सदन इसको सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता। इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रोसेस है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी तरीके से इसको भंग किया जा सके। जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा के पास राज्यसभा से ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन फिर भी जैसे कि आप देख रहे हो कि 543 सीट ये है, ये लोकसभा की है, और ये वाली जो है ये है राज्यसभा की। राज्यसभा में सीट है 246 और लोकसभा में जो सीट है वो है 543। तो जितने भी ज़्यादातर अधिकार है, जो शक्तियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए तो लोकसभा से ज़्यादा, जो लोकसभा की जो शक्ति है वो राज्यसभा से ज़्यादा ही होती है। लेकिन इसको शक्तिशाली सदन सिर्फ इसीलिए बोला जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा, मान लो अविश्वास प्रस्ताव के कारण जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार है वो उस समय उतर गई थी, तो पूरी पूरी लोकसभा भंग हो गई थी। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि राज्यसभा भंग हो गई, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसीलिए इसको शक्तिशाली सदन बोला जाता है। लेकिन व्यवहारिकता में देखे जाए तो इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती, यानी राज्यसभा के पास इतनी शक्ति से नहीं होती कि वो लोकसभा को दबा सके। एक छोटी सी बात, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि जो राज्यसभा की सीट है वो कितनी है? 246, मैंने आपको बताई। राज्यसभा की सीटों का मतलब क्या है? राज्य, इसमें शब्द क्या लग रहा है? राज्य है। राज्य का इसमें अर्थ क्या है? वो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे जो राज्य से प्रतिनिधित्व जाएगा, यानी जो कोई मान लो उत्तर प्रदेश है या फिर कोई भी राज्य है, तो वे क्या काम करेगा? अपने राज्य से कुछ सदस्य चुनेंगे और वो सेंट्रल में भेजेंगे, जो कहाँ बैठेंगे? राज्यसभा में, ताकि अपने जो राज्य की बात है, अपने राज्य की जो समस्या है वो सेंट्रल तक पहुंचाई जा सके। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश से 31 सीट यानी 31 सदस्य, उत्तर प्रदेश अपने 31 सदस्यों को चुनकर भेजेगा राज्यसभा में कि आप जाइए और हमारे जो राज्य है, हमारे राज्य के कुछ अधिकार की मांग कीजिए, कुछ हमारी जो भी समस्या है वहाँ पे बोलिए। तो ऐसे ही जितने भी राज्य हैं भारत के, वहाँ से सभी जगह से अपने अपने एक सदस्य चुन के जाते हैं। जैसे कि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ से 19 सदस्य जाते हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ से 12 सदस्य जाते हैं। और एक छोटा सा बता देता हूँ, जितना भी जो भारत है, भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, जो पूर्वी भारत है, जहाँ पे ये मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और एक ये आपका नागालैंड, और सबसे टॉप पर जो है अरुणाचल प्रदेश, इन सभी की एक एक सीट है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि जितने भी पूर्वी राज्य हैं हमारे भारत के, उन सभी में केवल एक एक सीट है। तो इन सीटों का जो आवंटन है, भाई बोलने लगे क्या नाम है, भाई महाराष्ट्र बोले कि भाई हमें तो 31 नहीं, हमें तो हमारे यहाँ से तो 50 सीट जानी चाहिए, हम तो 50 सदस्य भेजेंगे राज्यसभा में। तो उसी के लिए किस राज्य में कितने सदस्य चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए, उसी को अनुसूची 4 में रखा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कि किस राज्य से कितने प्रतिनिधित्व चुनकर आएंगे हमारे राज्य में। बाकी तो दोस्तों हम जब राज्यसभा लोकसभा का टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको कवर करेंगे। फिलहाल तो अनुसूची 4 में इतना ही था। नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित 5 का जो प्रसारण और नियंत्रण है, ठीक है। अनुसूचित क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का या किसी भी चीज़ के लिए फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो आपके वहाँ पे एक कैटेगरी में एक ऑप्शन आता होगा, ओबीसी, एसटी, जनरल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ये जितने भी आते होंगे, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता होगा एससी यानी शेड्यूल कास्ट। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है अनुसूचित का प्रसारण और नियंत्रण, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम, देखो ये थोड़े से अपवाद है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको छोड़कर, ठीक है। इन्हें अगर हम छोड़ दें, इन 10 ऐसे जो 10 राज्य हैं हमारे पास, ठीक है, उनकी जो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रसारण और उनका नियंत्रण है,
उनके बारे में अनुसूची 5 में रखा गया है, ठीक है, ताकि हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो एससी के जो सदस्य, एससी के जो लोग हैं, जो एससी के कैटेगरी को फॉलो करते हैं, एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान कर सके, वो अनुसूची 5 में रखा गया है। उसकी कंप्लीट रूपरेखा अनुसूची 5 में है, ये जो मैंने आपको भी बताया था। ऐसे 10 राज्य जो जनजातीय सलाहकार परिषद इनके लिए बनाई जाती है, इन 10 राज्यों को लेकर जनजातीय सलाहकार परिषद इनके लिए अधिनियम बनाएगी। और एक तरीके से मान लो कि इन्हीं को इनके लिए रखा गया है कि आपको इनके बारे में सोचना है कि इनकी इच्छाएं क्या क्या है। नेक्स्ट है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय का प्रसारण और नियंत्रण है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बात की है? यहाँ पे मैंने बात की है जनजातीय का प्रसारण, जनजातीय, ठीक। यहाँ जनजातीय बोला है मैंने, वहाँ जनजातीय नहीं बोला था, वहाँ बोला था मैंने अनुसूचित। यहाँ पे जनजातीय क्या मतलब है? आप जब कैटेगरी आप देखते होगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता होगा एसटी, वो होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, तो उसी के बारे में बताया गया यहाँ पर एसटी के बारे में, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब, जो जनजातीय होते हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं। दोस्तों, जो आपने देखा, आप जनजातीय लोगों को जनजाति के नाम से जानते होंगे। जो भारत की जो आज़ादी में, भारत की आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें जनजातीय लोग भी थे, ठीक है। लेकिन सभी को अंग्रेजों से आज़ादी नहीं चाहिए थी, सबने अंग्रेजों से लड़ा ताकि भारत आज़ाद हो सके। साथों साथ उनकी अपनी भी कुछ डिमांड थी, अपनी भी कुछ इच्छाएं थी। जनजातीय लोग चाहते थे कि हमारी जो सभ्यताएं हैं, ठीक है, जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनकी इच्छाएं थी कि हमारी भी कुछ अपनी सभ्यताएं हैं, हमारी सभ्यता को कुचला ना जाए, क्योंकि अंग्रेज क्या था, उनकी सभ्यता को कुचल रहे थे। इसीलिए भारत की जो जितने भी उनके लिए कितने सारे एक्ट बनाए हमने, कितने सारे प्रावधान बनाए, भारत की अनुसूची में भी इनके लिए प्रावधान किए गए। जो संविधान है, संविधान में के जो संविधान के भाग जोड़े गए इनके लिए, संविधान के आर्टिकल जोड़े गए इनके लिए, ताकि हम इनकी जो परंपराएं हैं उनको ठेस ना पहुंचाए। क्योंकि जो आदिवासी लोग होते हैं, अपनी आदिवासी लोग क्या, बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परंपरा, अपने धर्म के लिए तटस्थ होते हैं और अब इनमें ज़रा सा भी बदलाव करना नहीं चाहते। तो उसी के लिए अनुसूची 6 में इनका प्रावधान रखा गया था और इनके लिए एक स्वास्थ्य जिला परिषद बनाया गया था कि इनका, ताकि ध्यान रख सके। नेक्स्ट है अनुसूची 7। अनुसूची 7 एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें बात करते हैं हम जितने भी हमारे सूचियाँ हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे रेलवे है, अगर रेलवे हर एक राज्य से होकर गुजर के जाती है, हर एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजर के जाती है। अब ये बताओ कि रेल पे प्रशासन कौन करेगा? रेलवे के लिए जो नियम है वो कौन बनाएगा? सेंट्रल बनाएगा या स्टेट बनाएगा? तो इसी के लिए बताया गया है, उसी के लिए जितने भी सारे विषय हैं उन सभी को कैटेगरी वाइज हमने बांट दिया है कि इन विषयों का जो अधिकार है वो संघ सूची का है, जैसे मैंने बोला है संघ सूची का है। इन विषयों के लिए अधिकार राज्य सूची का है और कुछ के लिए समवर्ती सूची का है। एक एक करके हम बात करेंगे। जो संघ सूची है, ये जो संघ सूची में जो एक मूल संविधान है, एक वर्तमान है, ये दो चीज़ लिखी है मैंने। मूल संविधान का मतलब, ये दोनों ही चीज़ें पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने लिखी है, क्योंकि आपसे पूछ लिया कि बताइए संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, तो आपको जवाब देना पड़ेगा 97। ये क्या चीज़ है? मूल संविधान का मतलब है जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितने विषय थे? संघ सूची में 97 विषय थे, ये बोला जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में कितने विषय हैं? वर्तमान समय में हमारे जो है संघ सूची में पूरे के पूरे 100 यानी 100 विषय हैं। ऐसे ही राज्य सूची में पहले जब संविधान बना था, मूल संविधान, उसमें 66 विषय थे, अब जो 61 विषय है यानी 61। संवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 थे और वर्तमान समय में अब जा 52 है, यानी 52। एक बात आती है, संघ सूची को आप समझ गए होंगे जो सेंट्रल की कार्य है, राज्य सूची मतलब जो स्टेट की है, संवर्ती सूची समझ लीजिए संवर्ती सूची क्या होती है। दोस्तों, कुछ विषय ऐसे हैं जिनके लिए संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार दिए गए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर आप अपने हिसाब से अपने कोई भी नियम बना सकते हैं ताकि जो विकास है वो रुके ना। मान लो कोई ऐसा विषय है, ठीक है, उस पर कुछ अधिकार राज्य को दिए गए हैं और वहीं पे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिए गए हैं। लेकिन अगर बात ये आती है, अगर कोई विषय ऐसा है जिस पे जो संवर्ती सूची में है, उस पर राज्य सरकार ने अपना कोई नियम बनाया और उसके अगेंस्ट कोई नियम बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पर वो जो नियम है वो किसका अप्लाई होगा? तो वो नियम जो अप्लाई होगा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, नहीं संघ सरकार का। क्यों? क्योंकि संघ सरकार की जो शक्ति है वो
आपकी जो शक्ति है वो है संसद के पास, और संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है। तो इसलिए राज्य का जो कानून है उसके अगेंस्ट जो ताकत दी जाती है वो संघ सरकार को ज़्यादा दी जाती है। ये विषय के मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देकर बता देता हूँ। एक तो हल्का सा यहाँ पे एरर हो गया है। एरर क्या हो गया? एरर ये हो गया कि जो अब 98 लिख दिया, यहाँ पे 100 आप कर लेना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि संघ सूची में पूरे 100 विषय हैं। ठीक, ये विषय कौन से हैं? जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, शेयर हो गया, दूरदर्शन, बीमा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, नागरिक रक्षा, जनगणना, आयकर, मुद्रा और खनन। दोस्तों ये सभी विषय आप अगर देखते हो तो आपको लग रहा होगा कि हाँ वाकई ही, जैसे कि अब रेलवे मैंने आपको बोला, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे स्टेट का कोई भी योगदान है? इसका जो टैक्स कलेक्ट होता है, इसका जो हम जो टिकट देते हैं उसका जो पैसा होता है, इसके लिए जो नियम बनते हैं वे कौन बनाता है? वो राज्य ही बनाता है। वो सॉरी, जो क्या नाम है, हमारा देश है, संसद है, वो बनाती है। ठीक है, तो इसके इसीलिए इसको संघ सूची में रखा गया है। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया क्योंकि रेलवे को सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो संघ सूची में पूरे 100 विषय हैं जिसके मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, यानी इनके लिए जो कानून है वो संघ सरकार ही बनाएगी, राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके बाद जो राज्य सूची है उसमें यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे भी एरर कर लेना। मैंने आपको ऊपर तो बता दिया, थोड़ा सा नीचे इसमें कुछ मिस्टेक लिखा गया। इसमें 61 है और समवर्ती सूची में कितने बताए थे मैंने आपको? 52। एक मिनट, ये तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो राज्य सूची में पूरे 61 विषय हैं। 61 मतलब 61 विषय में जो लोक व्यवहार हो गया आपका, अल्कोहल हो गया, कानून व्यवस्था, बाजार व मेले, भूमि, पशुधन, भूमि कर, जुआ, कृषि कर, मनोरंजक कर। कर मतलब आप समझ रहे हो, कर यानी टैक्स, कृषि कर यानी टैक्स। इनका जो टैक्स कलेक्ट होता है, इनकी जो हेल्प करता है वो कौन है? वो जो कौन है वो है राज्य सूची। ठीक है, तो जो राज्य सूची का मतलब ये है, इनके ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके लिए कानून भी राज्य बनाएगा। ठीक है, इनके लिए नियम जो नए प्रावधान है वो भी राज्य देगा। इनकी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट आती है वो उसके लिए भी पैसा राज्य सरकार देगी, और इससे जो टैक्स आता है वो भी राज्य सरकार ही लेगी। माने कि आप देखते होगे जो कृषि कर की बात कर रहा हूँ मैं, कृषि की बात नहीं कर रहा हूँ। आप याद रखना, कृषि कर का मतलब है जो किसानों का अगर कोई टैक्स लिया जाता है तो टैक्स कौन लेगा? वो राज्य सूची लेगी। लेकिन मैं कृषि की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी ऐसी योजनाओं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती रहती है जिसमें किसानों को मुआवजा दिया जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें दी जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कृषि कर की। ठीक है, नेक्स्ट है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के जो विषय हैं ये मेरा वन, अखबार, शिक्षा, विद्युत, मापतोल, विवाह, तलाक, ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी, किताबें, मैगजीन, ये जितनी भी चीज़ें ये संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची के मैंने आपको बताया है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें कानून बना सकती है, और इस ऐसे पूरे 52 विषय रखे गए हैं। ठीक है, एक चीज़ और, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय क्या होता है आप एक बार ये जान लीजिए। अवशिष्ट विषय वे होते हैं, कुछ विषय ऐसे हो, जैसे कि आप, मैं एक एग्जांपल के लिए ले लो, साइबर हैकर। ठीक है, साइबर हैकर है। अब जहाँ साइबर हैकर अब किस में आएगा? जब संविधान बना था क्या उस समय साइबर अपराध होते थे? क्या उस समय इंटरनेट भारत के पास इतना अच्छा था? नहीं था। तो ये जो इंटरनेट, जो मतलब ऐसे प्रावधान हैं जो उस समय जब संविधान बना था तब नहीं थे। माने कि कुछ प्रावधान 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, जो मैंने वन क्षेत्र मापतोल, ये अधीनस्थ परिवार नियोजन, ये जितनी भी चीज़ें आपको बताइए ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लाई गई थी 1946 में। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको बताया, मूल संविधान में 97 विषय थे संघ सूची में, वर्तमान में 100 हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि 3 विषय किसी और सूची से निकाल के वर्तमान सूची में 100 इसलिए हुए क्योंकि किसी और अनुसूची से निकाल के, राज्य सूची से विषय निकाल के हमने किस में डाल दिए? संघ सूची में। ठीक, कुछ ऐसे है जो संवर्ती सूची से निकाल के राज्य सूची, वो संघ सूची उसमें डाल दिया। संघ सूची मैंने कि बोल दिया कि अब ये इसके लिए कोई भी प्रावधान राज्य नहीं बना सकता, इसके लिए जितने भी प्रावधान है सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो ऐसे ही कुछ 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था जिसमें राज्य सूची से निकाल कर संवर्ती सूची में डाल दिए थे कुछ विषय। ठीक है, जितने मैंने आपको विषय बताए थे फिलहाल, ठीक है, ये वाले जितने विषय हैं, वन, शिक्षा, मापतोल, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, ये पहले कभी हुआ करते थे राज्य सूची में,
ठीक है। लेकिन सेंट्रल जो है वो पावरफुल होती है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो 1976 में हुआ था, ये किया कि समवर्ती सूची से निकाल के संघ सूची में डाल दिया और बोला कि भाई अब इन राज्य जो राज्य सरकार का अधिकार था समवर्ती सूची के अंतर्गत कि भाई हम भी इन पे कानून बना सकते हैं, हम भी इन पे नियम बना सकते हैं, तो बोल दिया कि अब आपका कोई रोल नहीं है, ये इनके जितने भी नियम हैं अब जब दोनों बना सकते हैं। ठीक, पहले केवल राज्य सूची बना सकती थी। अब एक देख लीजिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। 8वीं जो अनुसूची है, ठीक, 8वीं अनुसूची में भाषाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। हमेशा क्वेश्चन कभी ये पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी भाषा संविधान में है, कौन संविधान में भाषा नहीं है। तो वो जो संविधान में है वो अनुसूचियों में भाषाओं को रखा गया है। माने कि संविधान के भाग है, संविधान के जो आर्टिकल है उनमें उनके बारे में भी अनुसूचियों को रखा गया है। फिलहाल हम बात करेंगे अनुसूची 8 की। अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं, जो आपका एक तो सबसे पहले आप छोटी सी एक चीज़ समझ लीजिए कि वर्तमान समय में है कितनी भाषाएं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में पूरी 22 भाषाएं हैं, ठीक है, यानी प्रेजेंट। अगर पास्ट की बात की जाए तो पास्ट यानी 14। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो 14 भाषाएं हैं वो मूल संविधान में थी। जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था उस समय जो संविधान में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाओं को रखा गया था, लेकिन वर्तमान समय में संविधान संशोधन करके हमने 22 भाषाओं को बना दिया। यानी वर्तमान समय में अगर पूछे कि बताइए हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को उल्लेखित किया गया है, तो आपको आंसर देना है 22 भाषाएं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 21वां। एक छोटी सी आप बात समझ लीजिए, 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में जो हुआ था उसमें हमने एक भाषा थी सिंधी, उसको जोड़ दिया था। ऐसे ही उसके बाद एक 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1992 में, इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को हमने जोड़ दिया था, जो 1992 में हुआ था। इसे आप एक शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए, नमक। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी, यानी हमने इन 3 भाषाओं को जोड़ा था 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में। इसके बाद है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2004। 2004 में 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, एक संविधान संशोधन, जिसमें ये मानो कि बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली इन 4 भाषाओं को हमने जोड़ दिया था किसमें, संविधान की 8वीं अनुसूची में। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें भी आप ये समझ लीजिए कि एक ट्रिक है बोडमास, BODMAS, बोडमास। ये क्या चीज़ है? ये मान लो कि आपकी जो BO है, BO का मतलब है बोडो, D से आता है डोगरी, M से आता है मैथाली और S से आता है संथाली। ठीक, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। बोडमास, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को हमने 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2004 के द्वारा जोड़ दिया गया था। ठीक, तो अब एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं, इनको गिन लेते हैं। ठीक है, 4 भाषाएं तो ये होगी, 3 भाषाएं होगी, 4 3 7 और एक ये 8। मूल संविधान में हमने कितनी भाषाएं बताई थी आपको? मूल संविधान में मैंने आपको बताई थी 14 भाषाएं। ठीक, 14 भाषाएं ये और 8 भाषाएं हमने संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दी गई, तो कुल कितनी हो गई? 22। तो मूल संविधान में 22 भाषाएं हैं, उनको हमने उल्लेखित किया हुआ है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। यानी 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। अब ये कौन सा अमेंडमेंट था, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहला ही अमेंडमेंट था। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें भूमि सुधार को लेकर ये संविधान संशोधन किया गया था। क्योंकि जो किसान थे, किसान बहुत परेशान थे, वे बोल रहे थे सरकार के ऊपर उन्होंने दबाव बना रखा था कि भाई हमारा जो अधिकार हमें कम मिलेगा। सबको अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी और अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए हम भी लड़े। ठीक है, हमने भी अपना योगदान दिया, लेकिन हमें आज़ादी कम मिलेगी। हमें आज़ादी अंग्रेज़ों से नहीं चाहिए थी, हमें आज़ादी चाहिए थी किसानों से, किसानों क्या, ज़मींदारों से। हमारे पास अपनी ज़मीन नहीं है और उनकी ज़मीन पे काम करने का मतलब ये है कि हमें केवल बेगारी मिलती है, 2 टाइम की रोटी के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। तो इसी के लिए भूमि सुधार के लिए
एक संविधान संशोधन किया गया था 1991 में, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें 9वीं अनुसूची में, ये 9वीं अनुसूची जोड़ी ही इसलिए गई थी क्योंकि जब भी कोई सा एक्ट लाते थे, कोई अधिनियम लाते थे सरकार, तो उसमें क्या होता था कि जितने जो वकील होते थे, जमींदार क्या करते थे, एक वकील करते थे, और संविधान का जो भाग 3 है, ठीक है, मौलिक अधिकार, तो जो वकील होते थे कोर्ट में जाके बोलते थे कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, हमें अपने अधिकार हमें अपने अधिकार कब दिए जाएंगे। तो इसीलिए ये एक 9वीं अनुसूची को लाया गया था, और इसमें लाने के बाद, ये लाने का पर्पज़ ये था कि जो गवर्नमेंट थी वो ये चाह रही थी किसी तरीके से 9वीं अनुसूची में हम एक ऐसे एक्ट डाल दें, यानी आर्टिकल जो 31A और आर्टिकल 31B, इनके लिए हमने 9वीं अनुसूची को जन्म दिया था। क्योंकि क्या होता था कि जब हमने इस अनुसूची में क्या बोला कि भारत की संसद अगर कोई भी संविधान संशोधन करती है, कोई भी एक्ट लाती है, कोई भी अधिनियम लाती है, और उस हमने नियम को, उस अधिनियम को अगर हमने 9वीं अनुसूची में डाल दिया, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायपालिका का हस्तक्षेप का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई सी भी कोर्ट हमें ये नहीं बोलेगी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है या आपने गलत कानून बनाया है, इसको वापस लो। अगर हमने 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। माने कि कुछ ऐसे जो वकीलों ने उसके बाद भी काफ़ी सारे केस किए हैं, और उसके बाद भी जो 9वीं अनुसूची है उसमें भी संशोधन किया गया, बोला कि नहीं भाई, अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर इस तरह से कानून बनाने लगी तो फिर तो गवर्नमेंट तानाशाही हो जाएगी। तो वकीलों ने कुछ जगह सही किया और कुछ जगह गलत भी किया। ये आप पढ़ोगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून। दल बदल कानून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब यूनिक सा टॉपिक है। ये कैसा टॉपिक है? जो दल बदल कानून है, इसका मतलब ये है कि जब मान लो आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, ठीक, और उस पार्टी की सपोर्ट से आप वहाँ पे जीत गए, लेकिन उसके बाद में आप किसी और दूसरी पार्टी में चले गए, तो उस पार्टी को तो नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए एक दल बदल कानून लाया गया था, और ये लाया किसने था? राजीव गांधी की जब सरकार आई थी तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन। कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में। 1985 में राजीव गांधी ने एक संविधान संशोधन किया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और उसमें बोला गया था कि हम एक 10वीं अनुसूची को जोड़ रहे हैं जो दल बदल कानून से संबंधित है। यानी कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी नेता, कोई भी मंत्री अपना दल बदलता है तो उस पर दल बदल कानून लगाया जाएगा। इसमें क्या था? इसमें यह था कि इसमें कुछ हटाने का अधिकार है, जो है वो हेड ऑफ हाउस था। हेड ऑफ हाउस को हटाने का अधिकार दिया गया। इसमें क्या था दल बदल कानून में, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। यदि कोई मंत्री अपनी पार्टी छोड़े किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, परंतु यदि पार्टी ही निकाल दे तो बात अलग है, ठीक है। अगर पार्टी निकाल दे तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई मंत्री अपनी पार्टी छोड़ दे तो उसके ऊपर दल बदल कानून लगाया जाएगा। लेकिन अगर जो क्या नाम पार्टी है, पार्टी का अध्यक्ष ही उसको बेदखल कर दे कि भाई हम आपको अपनी पार्टी में रखना नहीं चाहते, तो दल बदल कानून नहीं लगेगा। इसमें कई सारे ऐसे नियम लाए गए, जैसे कि एक ये लाया गया कि पार्टी के विरोध में जाना, यानी जैसे कि वोट होती है, ठीक है, जब संसद में वोट होती है या कहीं पे भी वोट की जाती है, पार्टी के जब सदस्य होते हैं वे वोट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या था कि अगर कोई पार्टी का सदस्य उसके विपक्ष में वोट करता है तो उसके ऊपर भी दल बदल कानून लाया जाएगा। माने कि ऐसा नहीं कि ये हमेशा ही चल रहा है या चलता रहेगा, इसमें कोई संशोधन नहीं किए गए हैं, धीरे धीरे संशोधन किए भी गए हैं और संशोधन का ही ये नतीजा भी है। उसमें दूसरी बात क्या बोला गया, इसमें लगा कि व्हिप का उल्लंघन, व्हिप का उल्लंघन ही इस चीज़ को कहते हैं। देखो, आपको बोला जाएगा कि पार्टी के विरोध में जाना, वोट करना, अनुसूची 10 में आता है दल बदल कानून में। आपसे ये भी पूछा जाता है कि व्हिप का उल्लंघन करने का अर्थ क्या है, तो व्हिप का उल्लंघन का अर्थ यही है कि अगर आप किसी अपनी पार्टी के विपक्ष में जाते हो तो उसे बोलते हैं व्हिप करना, यानी व्हिप का उल्लंघन करना। फिर था कि निर्विरोध उम्मीदवार जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल होना। एग्जाम्पल के लिए आप सोच के चलो कि आपने किसी पार्टी से कोई चुनाव लड़ा और उस पार्टी को लोग इतना सपोर्ट करते हैं कि कोई दूसरी पार्टी उसके विरोध में ही नहीं आई, कोई पार्टी उसके विरोध में ही नहीं आई और किसी ने कहा ही नहीं कि नहीं भाई हमें भी ये चाहिए, ठीक है, कोई पार्टी उसके विरोध में नहीं थी, ठीक है। और आप मान लो बीजेपी के कैंडिडेट हो, कोई पार्टी आपके विपक्ष में नहीं आई और आप वहाँ पे जो मुख्यमंत्री है कोई भी चुनाव जीत जाते हो,
ठीक है, और उसके बाद आप बीजेपी को छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो तो आपके ऊपर दल बदल कानून लगेगा। उसके बाद एक नियम ये लगा है कि मनोनीत होने के 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ अपवाद है, थोड़ा सा अपवाद आप जान लेते हैं। एक तो पार्टी का अध्यक्ष, ठीक है, पार्टी का एक तो अध्यक्ष और एक पार्टी का उपाध्यक्ष। ठीक, पार्टी का अध्यक्ष और पार्टी का उपाध्यक्ष, इनके ऊपर ये एक तरीके से अपवाद है, इनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगता। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखनी होगी, इनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगेगा। ऐसे ही करने वाले ये अकेले नहीं है, जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, इनके ऊपर भी इनके जो अध्यक्ष है, इनके जो उपाध्यक्ष है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, ठीक है, इनके जो अध्यक्ष, इनके जो उपाध्यक्ष होते हैं, इनके ऊपर ये अपवाद नहीं लग, ये एक तरीके से अपवाद है, इनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगता। अगर ये अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की सदस्य को छोड़ते हैं तो इन पर कोई कानून नहीं लगेगा, इसलिए इनको अपवाद बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूची 11। 2 ही अनुसूची रह रही, इसको थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं, क्लास खत्म हो जाएगी। 11वीं अनुसूची 43वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 43वां जो संविधान संशोधन 1992 में यानी 1992 में किया गया था, इसमें पंचायतों की शक्ति के लिए 18 विषय से जोड़े गए थे। पंचायतों को आप जानते होंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपके यहाँ पे चुनाव होते हैं हर 5वें साल, और उस चुनाव में आप अपने ग्राम पंचायत को चुनते हो। ठीक है, ग्राम पंचायत होते हैं, बीडीसी मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं पंचायतें। ये जो संविधान है, संविधान के भाग 9 में पंचायतों को रखा गया है। लास्ट जो अनुसूची है वो है अनुसूची 12। इसको 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में संविधान संशोधन किया गया और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्ति के लिए 18 विषय जोड़े गए। नगर पालिका की शक्ति, जैसे अगर आप नगर पालिका से बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा, यानी थोड़ा सा गांव से क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसे हम नगर पालिका में ला देते हैं। नगर पालिका में प्रधान या बीडीसी मेंबर नहीं बनते, नगर पालिका में चेयरमैन बनते हैं और सभासद बनते हैं। इसके चुनाव भी हर 5 साल बाद ही होते हैं। ठीक, इसका जो प्रावधान है वो संविधान के 9B में है। ठीक, संविधान का जो भाग 9 है वो पंचायतों से संबंधित है, संविधान का भाग जो 9B है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी अनुसूचियों की। इसमें हमने 12 जो अनुसूची है 12 की 12 हमने कंप्लीट की है। 12 की जो 12 अनुसूची है हमने उनको पढ़ा है, समझा है। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपका सुझाव है, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए कोई वीडियो चाहिए या किसी और टॉपिक के लिए कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।